हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की एडवांटेज को समझेंगे और डिसएडवांटेज को समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो जैसे कि आपको पता ही है लिटरल रूल क्या बोलता है कि जब भी कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करेगा तो कोर्ट प्लेन मीनिंग देगा, सिंपल मीनिंग देगा, डिक्शनरी मीनिंग देगा और लॉ को एज इट इज इंटरप्रेट कर देगा। मतलब जो भी लिखा है उसको इंटरप्रेट कर देगा, एक्स्ट्रा कोई भी किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। तो इसकी क्या एडवांटेज हो सकती है? तो पहली एडवांटेज क्या है इसकी, इट कैरीज आउट, it forces to carry out parliament's intention। पहली एडवांटेज ये है कि जो ये रूल है ना, ये फोर्स करता है, ये बल लगाता है किस बात पे कि पार्लियामेंट की इंटेंशन को फॉलो किया जाए। क्योंकि ये रूल क्या बोलता है, जैसा लॉ लिखा है वैसे इंटरप्रेट कर देना है और जैसा आप कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये पार्लियामेंट ने लिखा है उसको वैसा ही बताया जा रहा है, लॉ को वैसे ही पढ़ा जा रहा है, तो पार्लियामेंट की इंटेंशन को फॉलो किया जा रहा है। तो ये रूल हेल्प करता है पार्लियामेंट की इंटेंशन को फॉलो करने में। दूसरी क्या बात है, दूसरी एडवांटेज क्या है इस रूल की, अब रूल क्या बोलता है, जैसा लोग लिखा गया वैसा ही पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी इन लॉ। इससे लॉ सर्टेन हो जाता है। सर्टेनिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक जज के पास केस आता है तो वो जज लिटरल रूल अप्लाई करता है और लॉ को इंटरप्रेट करता है, तो वो सिंपली प्लेन मीनिंग यूज करेगा, लॉ को इंटरप्रेट कर देगा। दूसरे जज के पास आएगा वही प्लेन मीनिंग लगाएगा, वही मीनिंग निकल के सामने आएगा। तीसरे जज के पास जाएगा तो वो भी लिटरल रूल अप्लाई करेगा, सेम मीनिंग सामने आएगा। तो मतलब लॉ सर्टेन हो जाता है, सभी लोगों के लिए लॉ एक जैसा हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई अनक्लैरिटी, एम्बिग्यूटी नहीं रहती। मतलब ये हेल्प करता है लॉ को सर्टेन करने में ये रूल। तीसरा क्या एडवांटेज है, ये जो रूल है ना, ये कॉमन पीपल्स जो ले मैन होते हैं, जो लॉ को नहीं जानते, उनको भी हेल्प करता है लॉ को अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि रूल क्या बोलता है कि लॉ को इंटरप्रेट करना है तो डिक्शनरी मीनिंग यूज करिए, जैसा डिक्शनरी में लिखा है, या प्लेन मीनिंग यूज करिए, सिंपली लॉ को इंटरप्रेट कर दीजिए। तो हर एक व्यक्ति फील्ड का व्यक्ति लॉ को इंटरप्रेट कर पाता है, समझ सकता है। मतलब दिस रूल हेल्प टू अंडरस्टैंड द लॉ ऐसे लिखो, दिस रूल हेल्प द कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड द लॉ। क्या लिखो, द रूल हेल्प द कॉमन मैन या कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड द लॉ, या फिर दिस रूल इनेबल द कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड द लॉ। मतलब ये जो रूल है ना, ये कॉमन पीपल को भी हेल्प करता है कि जो क्या है वो भी लॉ को समझ सके, रूल को समझ सके। क्योंकि इस रूल का पर्पस क्या है, आपको पता लग गया कि डिक्शनरी मीनिंग, प्लेन मीनिंग यूज करना है, तो कोई भी व्यक्ति किसी फील्ड का क्यों ना हो वो लॉ को समझ सकता है। जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ये बोलता है कि ये जो रूल है ना, इट हेल्प्स इन पार्लियामेंट सुपरमेसी रिफ्लेक्टेड बाय दिस रूल। मतलब ये रूल है, ये पार्लियामेंट की सुपरमेसी को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि देखो ना, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंटरप्रेट करता है, जुडिशरी लॉ को एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। मतलब मेन काम जो लॉ बनाने का है वो पार्लियामेंट का है। तो जब ये रूल अप्लाई किया जाता है तो जज साहब लॉ को वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं जैसे पार्लियामेंट ने लिखा हो, मतलब किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं करते। मतलब पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है
जज साहब उसकी बात को मानते हैं, इससे पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी बनी रहती है। अगर जज साहब अपना दिमाग लगाएं, वर्ड्स को मॉडिफाई करें, इससे पार्लियामेंट की क्या होगी, सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक इसकी एडवांटेज है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को ये रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो, ये जो रूल है ना, ये रूल हेल्प करता है क्विक डिसीजन मेकिंग में। इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको पता ही है ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि जैसा लो है उसको वैसे ही इंटरप्रेट कर दो, ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब जज साहब के पास कोई केस आता है वो लिटरल रूल अप्लाई करते हैं, क्विक वो उसका लोग को समझ जाते हैं लोग क्या बोलना चाहता है, क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग तो अप्लाई करना है, और जल्दी केसेस को डिसाइड कर देते हैं। तो ये रूल जो हेल्पफुल है फॉर द क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन को जल्दी देने के लिए ये बड़ा ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब आप ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस रूल रिजल्ट्स इन क्विक डिसीजन एज द मीनिंग कैन बी फाउंड इन डिक्शनरी और अदर सोर्सेज, या फिर ऐसा लिख दो, decision making process becomes quick, decision making process become quick by this by applying this rule। अब बात आती है इसके डिसएडवांटेज की, तो वो एक बार मिटा देता हूं, फिर इसको भी कर लेते हैं। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, डीमेरिट की बात करूं लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की, तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब आपको पता ही है ये रूल क्या बोलता है, इस रूल के अनुसार जब भी कोर्ट ने लॉ को इंटरप्रेट करना है तो कोर्ट ने प्लेन मीनिंग यूज करना है। इसको ग्रामेटिकल इंटरप्रेशन भी इसलिए बोलते हैं, मतलब ग्रामर डिक्शनरी को फॉलो करना है और जैसा लिखा गया वैसा इंटरप्रेट कर देना है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या होता है ना, कि दिस रूल क्रिएट लूप होल्स इन लॉ। तो ये रूल जो है ना, ये बहुत सारे लूप होल्स जो है लॉ में क्रिएट कर देता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पता ही है, जो लॉ की लैंग्वेज है वो इजी नहीं होती, वो टेक्निकल होती है। जो लेजिस्लेचर है वो बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करके लॉ को बनाते हैं, उनकी इंटेंशन कुछ और होती है, लेकिन क्या है जो हमारे जज साहब है वो इस रूल को अप्लाई करके एज इट इज जैसे लिखा है वैसे डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई करके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। उससे लॉ में लूप होल्स होते हैं, लॉ में कुछ कमियां निकल के सामने आ जाती हैं, और उन लूप होल्स का फायदा कई बार बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, रॉन्ग डूअर होते हैं, वो लेते हैं, और इससे जो है उन इनजस्टिस भी बढ़ जाता है। मतलब आप दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इसका जो दूसरा पॉइंट है इसका डिसएडवांटेज का क्या है कि दिस रूल क्रिएट्स, आप ऐसे लिख सकते हो, दिस रूल कैन लीड टू इनजस्टिस, कैन लीड टू इनजस्टिस, दिस रूल कैन लीड टू इनजस्टिस। तो ये रूल जो है वो इनजस्टिस भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इस रूल में क्या है, जैसा लॉ लिखा है वैसे आप इंटरप्रेट कर दो। तो कई बार जो क्रिमिनल्स होते हैं या क्रिमिनल्स के वकील हैं या रॉन्ग डूअर हैं या उनके वकील हैं, वो फिर उस लूप होल्स में कुछ कमियां, कुछ जो बारीकियां, जो पॉइंट हैं उनको देखकर अपने क्लाइंट को बचा देते हैं, क्योंकि लोग इंटरप्रेट कैसे करना एज इट इज, तो एज इट इज करेंगे तो कोई ना कोई कमी निकल ही आती है। अगर जज साहब लॉ को मॉडिफाई कर सके ना, तो वो मॉडिफाई करके बड़े तरीकों से क्या कर देते हैं, बंदे को कातिल बना देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या होता है, बाईगैमी अलाउड नहीं है, ध्यान सुना मेरी बात, बाईगैमी अलाउड नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, हमारे हिंदू जो थे वो मुस्लिम बन जाते थे, और मुस्लिम बनने के बाद वो एक से ज्यादा शादियां कर लेते थे। बाईगैमी का मतलब होता है दो से ज्यादा शादियां करना, ये मतलब होता है। तो हिंदुओं को एक ही शादी अलाउड है, लेकिन मुस्लिम को 4 है। तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाते और एक से ज्यादा शादियां कर लेते थे, ये बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था 1995 में, मेरे को केस का नाम अभी स्ट्राइक नहीं आ रहा, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो अपना धर्म कन्वर्ट करता है, कोई हिंदू मुस्लिम बनता है फिर 2 शादियां करता है, तो उसके ऊपर जो है आईपीसी की धारा 494 और 495 अप्लाई की जाएगी और उसको लायबल किया जाएगा, फिर चाहे उसने मुस्लिम बन के 2 शादियां क्यों ना करी हैं, वो बाईगैमी के लिए लायबल होगा। ये बात बोल दी। लेकिन अब देखो ये सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली, अब मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। फिर 2000 में एक बार फिर से केस आया, 1995 के बाद 2000 में 5 साल बाद उस केस में एक बंदे के ऊपर वही केस चला था, उसने अपनी 2 शादियां करी थी धर्म कन्वर्ट करके। तो उसको क्या बोला गया
उसको बोला गया कि आप बाईगैमी के लिए लायबल हो। तो उसने बोला कि जज साहब ने 1995 में जो है वो बोला था कि जो जज साहब ने 1995 में ये बोला था कि जो बंदा 2 से ज्यादा शादियां करता है मुसलमान बनकर, हिंदू और मुसलमान बनकर कर रहा है, तो उसके ऊपर वो बाईगैमी के लिए लायबल होगा। पर मेरी शादी तो हुई है 1995 से पहले, 10-15 साल पहले हो गई थी, तो मेरे पे लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ प्रोस्पेक्टिव चलता है, आगे से चलता है, तो 1995 के बाद जो शादियां होंगी उस पर अप्लाई होगा। अब हम लिटरल रूल अप्लाई करें, प्लेन मीनिंग रूल अप्लाई करें, तो यही निकल के आएगा कि 1995 से बाद में जो भी शादियां होंगी वो बाईगैमी के लिए लोग लायबल होंगे। पुरानी बात नहीं की जा रही है, तो लिटरल रूल अप्लाई करेंगे तो लूप होल्स निकल आएंगे। अब लूप होल्स है, लेकिन इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ऐसा नहीं है, जो शादियां भी 1995 से पहले भी हुई हैं, चाहे 50 साल पहले क्यों ना हुई हो, 20 साल पहले क्यों ना हुई हो, सबके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया लिटरल रूल को। पर अगर सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई नहीं करता है तो क्या होगा, जो क्रिमिनल्स हैं वो लूप होल्स का फायदा उठाएंगे, और साथ में क्या है, इससे इनजस्टिस होगा। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी इसमें भी, और आई भी हो क्या पता बच्चों को, कई बच्चों को अगर इसके बारे में आपको पता हो। केस का नाम मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा, हिंदू लो में हमने पढ़ा हुआ केस लो, किसी को पता लग गया हो तो आप लिख सकते हैं वो केस लो। मेरे को नाम आ जाएगा, बाद मैं बता ही देता हूँ आपको, दिमाग में आ नहीं रहा। चलो, तो मतलब मेरा बोलने का कि इससे इनजस्टिस भी होता है, इस रूल से ना इनजस्टिस भी होता है कि बहुत सारे क्रिमिनल जो बच जाते हैं, क्योंकि वो लूप होल्स का फायदा उठा लेते हैं उनके वकील। प्लेन मीनिंग तो देना है, जज साहब कौन सा अपना दिमाग अप्लाई करेंगे और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, क्रिमिनल बच जाएंगे, इनजस्टिस बहुत होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखना आपने, तीसरा पॉइंट, इट इग्नोर द लेजिस्लेटिव इंटेंशन। तो ये रूल है ना, ये करता है, इग्नोर करता है किस चीज को, लेजिस्लेटिव इंटेंशन को। जो हमारे लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर कौन होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, उनकी इंटेंशन को ये रूल इग्नोर कर देता है। क्योंकि रूल बोलता है जैसा लॉ लिखा गया वैसा इंटरप्रेट कर दो। तो कई बार लेजिस्लेचर लिखना कुछ और चाहते हैं, इंटेंशन कुछ और होती है, इंटेंशन कुछ और होती है, लिख कुछ और देते हैं, और जो लिखा गया उसका एक मीनिंग उनकी इंटेंशन के अनुसार भी मैच करता है, पर जो प्लेन मीनिंग है वो नहीं करता। तो जो जज साहब है वो प्लेन मीनिंग रूल अप्लाई करते हैं, लेजिस्लेटिव इंटेंशन को इग्नोर ही कर देते हैं। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। लास्ट डिसएडवांटेज आप लिखोगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लिखोगे, मैं पढ़ के बताऊंगा क्या है, कि जो ओपोनेंट है प्लेन मीनिंग रूल के, वो क्या बोलते हैं, ओपोनेंट ऑफ प्लेन मीनिंग रूल क्लेम दैट द रूल रेस्ट ऑन द एररनेस assumption that words have a fixed meaning। मतलब ये रूल क्या बोलता है कि डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई करो और वर्ड्स के फिक्स मीनिंग होते हैं और मीनिंग होते हैं। पर जो ओपोनेंट है इस रूल के वो बोलते हैं ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक वर्ड्स के फिक्स मीनिंग नहीं होते। एक वर्ड है उसके 100 मीनिंग हो सकते हैं। आपने देखा होगा डिक्शनरी में एक वर्ड डालो उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकल के आते हैं। तो कौन सा मीनिंग कहाँ पे अप्लाई करना है ये जैसा अपने दिमाग से सोचेंगे, ये जैसा दिमाग समझिए। पर लिटरल रूल बोलता है कि प्लेन मीनिंग लगा दो, सभी लोगों के लिए इक्वली यही मीनिंग लगा दो, ये गलत बात है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो ओपोनेंट है वो बोलते हैं ये रूल, ये जो रूल है ये फाल्स या रॉन्ग एजम्पशन पे बेस करता है कि लो जो वर्ड्स है लो इंग्लिश के उनके सेम मीनिंग है, ये गलत बात है। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सब्जेक्ट के ऊपर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। हमारे नोट्स पेड होते हैं और नोट्स खरीदने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 9866 34 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर 9864 92 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आप कोई भी लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड लेक्चर, आप रेगुलर लेक्चर लेना चाहते हैं, रिवीजन शॉर्ट लेक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और हमारी अपनी एप्लीकेशन है लो विथ ट्विंस, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलेगी। और तो इस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, रेगुलर लेक्चर ले रखे हैं, रिवीजन बना रखे हैं। वहां से भी देखकर जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पेमेंट करें, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉस्ट भी देखने को मिल जाएगी कि सब्जेक्ट की कितनी कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।